गौरव सावंत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, डेनिप्रो की बात की जाए, कीव की बात की जाए, जितने भी आसपास के इलाके तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये सब तबाही की निशानी को हमें दिखा रहे हैं। लेकिन जरा ये बताइए कि अगर बातचीत फेल हो जाती है तो क्या एक ऐसा युद्ध होगा जो अब तक कम से कम 16 दिन में नजर नहीं आया है, और वो तस्वीरें युद्ध की असली विभीषिका जो है उसे दर्शाएंगी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है जंग निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। इस समय आज तक की टीम शुभांकर, हम लोग जा रहे हैं खास उस फ्रंटलाइन पर जहां पर ये लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई इस समय 3 अलग अलग बहुत क्रूशल पॉइंट्स पर है। एक ये जो लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है वो इरपिन बूचा में है, दूसरी ब्रोवरी में है, और ब्रोवरी में खासा नुकसान पहुंचाया गया है रूस के टैंकों को और बख्तरबंद गाड़ियों को। वो जो काफिला यहां पर आ रहा है वो अब 4 भाग में बंटकर कीव पर 4 अलग जगह से हमला करने की फिराक में है। कुछ उनके कमांडो दस्ते शहर के अंदर है, और अभी खबर जो आई है एक टैंक को ध्वस्त किया गया है, और हम उसी इलाके में जा रहे हैं जहां पर ये लड़ाइयां चल रही हैं। बातचीत से अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। जब बातचीत हो भी रही थी, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की भी बात हो रही थी, उसके बावजूद यहां पर हमले हो रहे थे। कुलदीप कुमार जी जो यहां पर रहते हैं कीव में और लगातार हमारे साथ हैं, हम उनसे भी ये पूछ लेते हैं, क्या अब कीव के लिए वो निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली है? जिस तरह से आपकी सेना में और पुलिस में अभी बात भी हो रही थी, जो साइटिंग हुई है इनके टैंकों की, रूसी टैंकों की। देखिए, 2-3 दिन से लास्ट टाइम से सुन ही रहे हैं कि ये लड़ाई जल्दी ही होगी, किसी दिन भी आखिरी निर्णायक लड़ाई होगी। लेकिन तो अभी तक तो हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि कब होगी वो निर्णायक लड़ाई। अभी भी कुछ पता नहीं लग रहा। जैसे अमेरिका ने कहा है कि भाई 15 किलोमीटर दूर यहाँ से है फौज, लेकिन 15 किलोमीटर तो हमारा खुद कीव है, तो कहाँ है 15 किलोमीटर दूर? नहीं, लेकिन जैसे हम लोग ब्रोवरी में थे, ब्रोवरी में उनके टैंकों को ध्वस्त किया गया, यानी अब लड़ाई शहर तक आ गई है, 15 किलोमीटर से भी और अंदर आ गई है। नहीं, देखिए, ब्रोवरी यहाँ से 30 किलोमीटर है सेंटर से, तो 30 किलोमीटर दूर लड़ाई है अभी। लेकिन जो कह रहे थे जो काफिला है 64 किलोमीटर लंबा, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। कल आप ब्रोवरी थे, कल आप तो आपने देखा तो नहीं कहीं पे भी हमें 64 किलोमीटर लंबा काफिला दिखाई दिया हो। हाँ, उनके टैंकों को ध्वस्त किया जा रहा है, थल सेना अंदर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा। जो यूक्रेन की फौज है जो उनको रोकती है, फौज और लोकल लोग उनको वहीं दूर ही रहने दे रहे हैं, कीव तक आने नहीं दिया जा रहा उन लोगों को। तो ये लड़ाई का इस समय रूप है शुभांकर कि कीव में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं वो टैंक रूस की सेना के, आज युद्ध के 16वें दिन। अब देखिए, हम लोग रोज जहां खबर आती है कि फला जगह पर टैंकों को ध्वस्त किया गया है या वहां पे लड़ाई हो रही है, हम वहां जाते हैं, और जैसे कल ब्रोवरी में भी हमने देखा कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स अब बड़ी संख्या में यहाँ की सेना के पास है। एक और जगह जहां हम देख रहे थे, उनके सिपाहियों से बात कर रहे थे शुभांकर, कुछ विदेशी रिटायर्ड सिपाही भी अब इनकी सेना में शामिल हो गए हैं, और देशों के जो इन उपकरणों को चलाने में भली भांति सक्षम भी हैं, चाहे वो जैवलिन मिसाइलें हो या यूके और स्वीडन के साथ बनी एंटी टैंक मिसाइलें हो, या कुछ ऐसे रॉकेट्स हो जो लगभग 800 मीटर से 4 किलोमीटर तक दूर टैंकों को ध्वस्त कर सकते हैं, और उसका तोड़ अभी रूस की सेना के पास नहीं है। इसीलिए जो निर्णायक लड़ाई है ये शहर के अंदर अभी नहीं आ पाई है। डेनिप्रो बहुत महत्वपूर्ण है। डेनिप्रो एक इंडस्ट्रियल हब है, डेनिप्रो एक रेल हब है, उसको टारगेट कर रही है रूस की सेना अब। और ये महत्वपूर्ण जानकारी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन एक ग्राफिक्स हम दिखाना चाहते हैं। जो बात आप कह रहे हैं उसी बात को लेकर एक ग्राफिक्स है, कैसे यहां पर कीव पर चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये मैप हमने आपको दिखाया है, ये जो ग्रीन सेक्शन है ये दरअसल यूक्रेन इलाका है, और यूक्रेनी घेराबंदी कैसे की गई है, मारियोपोल, ओडेसा, यहां पर आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से घेराबंदी जो है ये रूस करता जा रहा है, और इन घेराबंदी के बाद से ये माना जा रहा है कि शिकंजा जो है वो और ज्यादा कसेगा, और इस तरह से कसेगा कि लड़ाई निर्णायक हो सकती है। लेकिन गौरव, एक सवाल मेरा आपसे यह आता है कि हर कोई कह रहा है कि देखिए बातचीत का डोर जो है वो ओपन है, लेकिन जब यूक्रेन के रक्षा मंत्री का हम बयान सुनते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए ये आतंकवादियों की तरह हमला है, आम लोगों को ज्यादा मारा गया है। उधर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि अभी भी वक्त है, दुनिया हमारे साथ आ जाए। तो युद्ध की अपील के बीच में शांति वार्ता क्या संभव हो सकती है? अगर हां तो कैसे?
तो शांति वार्ता तो निरंतर चल भी रही है, इनकंक्लूसिव रहती है, यानी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता। लेकिन प्रयास ये होता है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर अगर बन जाए तो जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो निकल जाएं और रसद सामग्री खाने और दवाइयों के तौर पर वो इन इलाकों में चले जाए। लेकिन उससे ज्यादा आगे बात नहीं बन पा रही, क्योंकि रूस अपनी शर्तों पर कायम है, चाहे वो सत्ता परिवर्तन की शर्त हो, चाहे ना नेटो का हिस्सा बने ये देश वो शर्त हो, या फिर डॉनबास के पूरे इलाके को और क्रीमिया को अब रूस का हिस्सा मान लिया जाए या स्वतंत्र मान लिया जाए, वो बात हो। और इस पर कभी नरम कभी गरम नजर आते हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यहां की सरकार। और कुलदीप जी, क्या यही वजह है कि ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही? बातचीत होती तो है लेकिन वो शांति प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाती। बातों में तो शांति प्रक्रिया शुरू होती है लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे नजर नहीं आती। वहां पे बोलते हैं अभी रोकेंगे, सीज फायर करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसी हिसाब से बमबारी होती नजर आती है। तो मुझे नहीं लगता कि कंप्रोमाइज के मुझे कोई हालात अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। जो उनकी डिमांड्स हैं वो यूक्रेन नहीं मानेगा, जो यूक्रेन चाहता है वो कभी रशिया नहीं मानेगा। या तो निर्णायक लड़ाई होगी या फिर मुझे नहीं मालूम कि इसका फ्यूचर क्या होगा, अंत क्या निकलेगा यहाँ का। और ये यहाँ के लोगों को ना बात शुभांकर खासा परेशान करती है, क्योंकि अब 16 दिन हो गए हैं, 16 दिन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लाखों लोग ये शहर छोड़कर, ये देश छोड़कर और देशों में जा चुके हैं। उनका पूरा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और कितने समय तक ये चलेगा? क्या अगले 24 से 48 घंटों में वो निर्णायक लड़ाई होगी या फिर सीज किया जाएगा, जिस तरह से इवाना फ्रैंको को निशाना बनाया गया है? यानी पश्चिम में पोलैंड की सीमा से लगे इलाकों को अब रूस निशाना बना रहा है। क्या ये संकेत दे रहा है कि वो चारों तरफ से घेर लेगा कीव को और कहीं से रसद सामग्री नहीं आएगी? तब वो सीज कितना लंबा चलेगी, ये सबसे बड़ी चिंता की बात